तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था की 7वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। रायकोट पहुंचते ही मैंने सालेक राम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। हम तकरीबन शाम के वक्त पहुंचे थे। रास्ते में हिलवाड़ा पर उतर गए। गार्ड रूम में मैंने खसूसी बंदोबस्त और इंतजामात खास तौर पर नोट किए थे। हवाई अड्डे से जासूस के फरार के बाद वो लोग खास से चौकन्ने हो गए थे। इसका अंदाजा मुझे इस तरह हुआ कि खिलाफे मामूल गार्ड रूम पर सिक्योरिटी वालों ने पुरकाश के और मेरे अलहदा अलहदा कवायफ लिखे थे। सालेक राम को भी वहीं बुला लिया गया। आते ही वो मुझसे बगलगीर हो गया और हम दोनों को साथ लिए उस जगह आ गया जहां वो ड्यूटी दे रहा था। मेरी बेताब नजरें इसी असना में चारों अतराफ का जायजा लेती रही। एक अहम चीज मेरे जहन में नक्श होती जा रही थी, लेकिन अब तक मैं इस मखसूस जगह तक रसाई हासिल नहीं कर पाया था जहां जाए बगैर चारा ही नहीं था। मैंने प्रकाश और सालेक राम के साथ घूम फिर कर हालात का बनज़रे गायर जायजा लिया। हमने चाय भी एयरमैनों के लिए मखसूस कैंटीन से ही पी ली थी। कैंटीन में मौजूद कारपोलर्स की बाहमी गुफ्तगू और हवाई अड्डे से मुतालिक बहस ने मेरी मालूमात में खासा इजाफा किया। बज़ाहिर तो मैं हंस हंस कर सालेक राम और प्रकाश से गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मेरा जहन और मेरे कान पूरी यकसुई के साथ वहां एयरमैनों की गुफ्तगू पर लगे हुए थे। यहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो मुख्तलिफ हवाई अड्डों से यहाँ डिपोटेशन पर आए थे और अपने अपने साबका अड्डों पर किए गए पाकिस्तानी कमांडोज और जासूसों से बचने के लिए हिफाजती इंतजामात बयान कर रहे थे। और हर कोई इस बात का दावेदार था कि वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैं दिल ही दिल में उनकी खुशफहमी से लुत्फ अंदोज होता रहा। शाम को सालेक राम की हवाई अड्डे की कैंटीन से खरीद करदा 4 अदद रम की बोतलें अपने बगल में दबाए हम तीनों इकट्ठे ही वापस आए। सालेक राम को अगले रोज दिवाली के लिए बमुश्किल छुट्टी मिली थी। मैंने और प्रकाश ने उसके ऑफिसर इंचार्ज से जो एक सिख था बड़ी आजिज़ी से दरखास्त की थी कि उसे दिवाली के लिए कम से कम घर जाने दे, क्योंकि उसकी मंगेतर आई हुई है। उसके बाद कम से कम 5-6 महीने मुलाकात का कोई चांस नहीं। वो लोग असम वापस चले जाएंगे। ये बहाना भी मेरी ज़हनी इख्तिरा थी। जब सालेक राम को उसके ऑफिसर ने छुट्टी की मंजूरी का हुक्मनामा दिया तो वो खुशी के मारे मुझसे लिपट गया। तुम तो यार बड़े काम की चीज हो, उसने मुझसे बगलगीर होते हुए कहा। घर वालों ने जब सालेक राम को भी हमारे साथ देखा तो मौसी जी और पूनम की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सालेक राम और प्रकाश ने इस करहाय नुमाया को मेरे सर मंढाकर तो मौसी जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मैं हमेशा यही चाहा कि सालेक राम फौज की नौकरी ना करे, लेकिन अपने लिख की बात है। तुम ही बताओ बेटा, जंग लग गई है तो इस मुई हुकूमत को क्या मिलेगा? न जाने इनकी हवस कब खत्म होगी। कितने माओ के लाल मरेंगे तो जालिमों के कलीजे ठंडे होंगे। मौसी जी का दुख सारे भारत की माओ का दुख था, लेकिन अलमिया यह है कि हुकूमत ने कभी उसे महसूस ही नहीं किया, या अगर किया तो अपनी हवस मुलगिरी के आगे इसकी कोई हैसियत ना जानी। मुझे फौजी मुलाजमीन ही नहीं सिविलियन से भी गुफ्तगू का इत्तेफाक होता रहता था, और ये बात कम से कम पंजाब की हद तक तो मैंने शिद्दत से महसूस की कि भारतीय अवाम अब जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान से हरगिज लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हुकूमत इन्हें लड़ाने पर तुली हुई थी और दिन रात असलहा के अंबार छावनियों से सरहदों की तरफ मुंतकिल किए जा रहे थे।
मैंने पिछले 3-4 रोज से शेव नहीं की थी। इसके पस पर्दा भी एक खास मकसद कार फरमा था। हमारी बस जब रायकोट में दाखिल हो रही थी तो मैंने एक मखसूस किस्म के मिसाइल बरदार आर्मी कन्वाय को वहां से गुजरते देखा। एक बेचैनी सी तब से मैं महसूस कर रहा था। इन मिसाइलों की साख्त और वो जगह जहां इन्हें नस्ब किया जाना था, उनसे मुतालिक मालूमात हासिल करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब मैं इस फिक्र में था कि जल्द अज जल्द इनका पता लगाऊं। यहाँ पहले से ही आर्मी के कुछ यूनिट डिप्लॉय थे और शहर में अफवाह फैली हुई थी कि फौज ने वहाँ मोबाइल रडार सिस्टम कायम कर रखा है। आज दिवाली की रात थी, सारा भारत शराब में गर्क था। आज की रात से फायदा ना उठाना इंतहाई बेवकूफ़ी होती। सालिग्राम और प्रकाश को मैंने टरखा कर उनसे जान छुड़ा ली थी और इन्हें एक मुश्तरका दावत की महफिल नाउनोश में छोड़कर चला आया था। आधी रात से पहले इनकी वापसी नामुमकिन थी। अरे आप क्या दिवाली भी घर पर ही मनाएंगे? पूनम ने पूछा। बेटा जी, आज तो खैर से तुम्हारे बाबूजी भी खुश हैं। माताजी ने बाबूजी की तरफ देखते हुए कहा, जो मिठाई के डब्बे पकड़े अंदर दाखिल हो रहे थे। पूनम बेटे, ये डब्बा ले लो और धोबी जी के घर दे आओ। उन्होंने पूनम को डब्बा थमाते हुए कहा। आप चलिए ना मेरे साथ, पूनम ने मुझसे कहा। हाँ बेटा, इसे भी घुमाओ, मौसी जी ने मुझे कहा। इन लोगों का ख्याल ये था कि चूंकि मैं पहली दिवाली घर से बाहर मना रहा हूँ, इसीलिए उदास हूँ। आओ चलते हैं। मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। थोड़ी देर बाद बाबूजी की कटारा सी मोटरसाइकिल, जिसे अब हमने खासा बेहतर बना रखा था, मुझे और पूनम को उड़ाए लिए जा रही थी। धोबी जी का घर इत्तेफाक से उसी सड़क के नजदीक वाली आबादी में था। पूनम तो अंदर चली गई और मैं उसके वजिद होने के बावजूद ना गया। जल्दी आना, मैंने जाते जाते कहा। क्यों? उसने एक अनाए दिलरुबाना से मुड़ते हुए पूछा। तुम्हें भगा के ले जाना है? फिर तो अभी आई, कहकर वो चली गई। जो शाम गहरी होती जा रही थी, दिवाली की तकरीब अपने उरूज पर पहुंच रही थी। 5-6 मिनट तक मैं बच्चों की आतिशबाजी से लुत्फ अंदोज होता रहा। फिर पूनम आ गई। चलिए श्रीमान जी, हम भी देखें आपके तेवर, उसने पिछली सीट पर बैठे हुए कहा। इस मर्तबा किसी गलतफहमी का शिकार ना रहना, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। बातें करना तो कोई आपसे सीखे, उसने मेरी पीठ पर हल्की सी धूल जमाते हुए कहा। और मौजू बदलना तुमसे, मैंने गर्दन मोड़ते हुए कहा। अपने फिक्रे का खुशगवार रद्द-ए-अमल मैं उसके चेहरे पर तो देख ना सका, लेकिन मेरे खाने पर रखे उसके खूबसूरत हाथों की लर्जिश से महसूस जरूर कर लिया। उसने मुझे एक वीरान सड़क पर मोड़ काटते देखकर पूछा, अगवा होने वाले शोर नहीं मचाते? मैंने दूर से नजर आते आर्मी के बड़े बड़े व्हीकल्स पर नजरें जमाते हुए कहा। वाह जी, ये भी खूब दोस्त हैं, यानी गर्दन भी कटवाइए और मरहबा भी कहिए। मोटरसाइकिल मैंने रोक दी। सामने एक खूबसूरत सी पहाड़ नजर आ रही थी जो यकीनन सैरगाह ही थी, लेकिन ये अजीब बात कि वहां कोई नजर नहीं आता था। शायद आर्मी की यहाँ डिप्लॉय होने के बाद यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ममनू हो चुकी थी। सर्दी अपना जोबन दिखा रही थी। पूनम ने कंधे पर रखी शाल को मजबूती के साथ अपने जिस्म पर लपेट लिया था। हम दोनों हाथों में हाथ डाले इस तरफ चल दिए जहाँ तफरीहगाह के नजदीक मुझे आर्मी के व्हीकल नजर आ रहे थे। गालिबन वो लोग भी दिवाली की वजह से शुगले में नोशी में मसरूफ थे। शायद इसीलिए हमें इनके इर्द गिर्द कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर लगी लाइट्स कहीं कहीं रोशन थी, ज्यादातर बल्ब खराब थे। पूनम, तुम्हें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने चलते चलते पूछा। नहीं तो, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? तुमने पूछा क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। प्रकाश बाबू, बसा औकात मुझे भी तुम्हारी किसी हरकत का मतलब समझ नहीं आता। मुझे तो कभी कभी तुम्हारे हिंदू होने पर भी शक होने लगता है। मेरा दिल अचानक उसके फिक्रे से धड़का। पूनम ने एक लंबा सांस लिया और दोबारा बोली, तुम में इन लोगों जैसी बात ही है क्या? मैं शराब से इतनी नफरत करती हूँ जितनी मुझे यमराज से है, लेकिन मुझे हैरत होती है तुम हिंदू नौजवान होकर शराब नहीं पीते। तुमने अभी तक मुझे किसी गलत हरकत के लिए भी नहीं कहा, जबकि हमारे माशरे में मोहब्बत का आगाज ही ऐसी घटिया हरकतों से होता है। या तुम अगले जन्म के कोई अवतार हो जो मानिश के रूप में प्रकट होकर आ गए, या फिर गधा हूँ जिसे खूबसूरत लड़कियों से डीलिंग करना नहीं आती। मैंने उसका हाथ दबाते हुए उसका फिक्रा उचक लिया।
बहरहाल प्रकाश बाबू, जब कोई नारी किसी से प्यार करती है तो उसे अपना शरीर ही नहीं अपनी आत्मा भी सौंप देती है। मुझे न जाने पिछले कितने जन्मों से तुम्हारी तलाश थी। मेरा आइडियल ऐसा ही था, उलझा उलझा, सबसे अलग थलग। जिस रोज पहली बार मैंने तुम्हारी दस्तक पर दरवाजा खोला था तो तुम हमारे घर में ही नहीं बल्कि खुले कबाड़ों के रास्ते मेरे दिल में आ बसे थे। मेरी तलाश मुकम्मल हो गई थी। मेरा धर्म है प्रकाश बाबू कि तुम कभी मेरा विश्वास घात नहीं करोगे। पूनम का लहजा बड़ा पुरएतमाद था। मैंने उसकी बातों का जवाब ना दिया। वो वाकई अजीबो गरीब किस्म की लड़की थी। हम दोनों अब इन व्हीकल्स के करीब से गुजर रहे थे। सड़क के किनारे आर्मी ने पड़ाव डाल रखा था। ये सड़क एक कस्बे को जाती थी लेकिन आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। हम दोनों सड़क के किनारे लगे खूबसूरत बाग में एक पत्थर के बेंच पर बैठ गए। चढ़ते चांद की रात थी। सामने का मंजर बाखूबी नजर आ रहा था। मेरी आंखों के रास्ते व्हीकल्स पर लदे सामान और वहां पहाड़ी के एक तरफ नस्ब रेडार के एंटीना की बनावट दिमाग पर नक्श हो रहे थे। ये नई किस्म का असलहा था। मुझे खुशी थी मैंने एक खुफिया हथियार का, जो भारतीय फौज के तसरुफ में है, खोज लगा लिया था। लेकिन हैरानगी हो रही थी कि आखिर इतनी अहम चीज को इतने गैर हिफाजती और नाकिस इंतजाम के साथ नस्ब करने की क्या तुक है। फिर मेरे दिमाग ने इस सिलसिले में रहनुमाई की और मैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की चाल समझ गया। इमरजेंसी होने की वजह से चूंकि तमाम आर्मी के निशानात वगैरह तो मिट्टी से छुपे ही हुए थे, इसके अलावा भी इन हालात में गन्स को बहुत अच्छी तरह कैमोफ्लेज किया जाता है। अगर इनके इर्द गिर्द खास पहरा भी लगा दिया जाता तो इस इलाके में मौजूद दुश्मन इंटेलिजेंस को शक होना लाजमी था। शायद इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था। अगर मैं भी हथियारों की खास किस्म की साख्त पर गौर ना करता तो उसे इंडिया की रिवायती फौज की कोई बटालियन समझकर नजरअंदाज कर देता। तुम्हें पाकर मैंने बहुत कुछ पा लिया है पूनम। मुझसे खुशी छुपाई ना जा सकी और बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, अब जाहिर है आप फिल्मी डायलॉग ही बोलेंगे। पूनम की हंसी से फजाओं में सुरीली घंटियां बजने लगी। हम वापस मोटरसाइकिल की तरफ आ रहे थे जब अचानक हमारे पीछे रोशनी का एक तूफान सा उठा। यकदम मैंने पूनम का हाथ पकड़कर किनारों की तरफ खींचा तो वो मुझसे टकरा गई। हम दोनों पर ही इस टकराव ने कयामत ला दी थी। अभी इस हाथ से संभलने भी नहीं पाए थे कि एक जीप करीब आकर ठहर गई। जीप में एक सार्जेंट और 2 सिपाही बैठे थे। शायद हमें मुश्तबा जानकर आ गए थे। सुनिए महराज, सार्जेंट गालिबन हमारी असलियत जान गया था। सुनाइए महराज, मैंने उसी लहजे में कदरे शोखी से जवाब दिया। मेरे दिल की हालत खुदा ही जानता है। इस समय यहाँ आपकी मौजूदगी और दिवाली रात की हसीन रात तो ठीक है, लेकिन ये माहौल प्रेम करने के लिए साजगार नहीं। उसने पहले पूनम की तरफ और फिर सामने मिलिट्री कन्वाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ माय डियर ऑफिसर, छोटा सा तो शहर है, यकीन मानिए कोई गोशा भी तो खाली नहीं मिला। मोहब्बत के मारे यहाँ चले आए थे, लेकिन क्या मालूम था कि यहाँ भी। मैंने बड़े सोगवार और फिल्मी अंदाज में उसे जवाब दिया। इस मुदाखलत के लिए क्षमा कीजिए, मेरा टेंट हाजिर है। वो भी कोई मोहब्बत का मारा दिखाई दे रहा था। धन्यवाद आपका महाराज, अब तो चलना ही चाहिए, मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। दिवाली मुबारक कहते हुए उसने जीप दोबारा स्टार्ट कर दी। दिवाली मुबारक हम दोनों ने भी एक साथ ही कह दिया। गधे का बच्चा, मैंने उसके जाते ही कहा। कमबख्त ने इसी वक्त आना था। शुक्र करो कोई अच्छा आदमी था, वरना दिवाली किसी थाने में मनाते। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हो तो मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। मेरी बात पर पूनम बेख्तियार हंसती और फजाओं का हुस्न दो चंद ही हो गया। खासी देर तक हम रायकोट में मुख्तलिफ जगह दिवाली की रात से लुत्फ अंदोज होते रहे। सारा शहर शराब के नशे में धुत था। सड़क पर 2-3 मरतबा हमें नौजवान लड़कों ने घेरा और फहश फिक्रे कस कर जाने की इजाजत दी। एक मरतबा तो मेरा खून खोला, लेकिन पूनम ने मुझसे वचन लिया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। अजीब तूफानी बदतमीजी चारों तरफ बफा था। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर भड़के मार रहे थे। फिजा में चारों तरफ आग ही आग फैली हुई नजर आ रही थी। बच्चे बूढ़े जवान सभी आग से खेल रहे थे। शहर के बाहर से एक लंबा चक्कर काटकर हम लोग घर पहुंचे। अगर सारा भारत पागल हो गया है तो क्या मैं भी कुएं में छलांग लगा दूं? उन्होंने माता जी से कहा। हरे राम, आज तो परमात्मा को याद कर लो। एक दफा सारी जीवन में मंदिर की शक्ल नहीं देखी,
पंडित का बेटा और ऐसी ऐसी बातें। माताजी और बाबूजी की खुशगवार बहस बड़ी पुरलुत्फ होती थी। देखी थी एक मर्तबा जब तुम्हारे साथ भागकर शादी की थी और आज तक पछता रहा हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, बच्चों के सामने ही कोई शर्म कर लिया करो। माताजी ने मौसी जी के पीछे बाहर जाते हुए कहा। निप्टू और पूनम भी उसके साथ ही बाहर चले गए। दिवाली की रात मंदिर में खासी पूजा पाठ होती थी। अब आधी रात से पहले इनकी वापसी नामुमकिन थी। प्रकाश और साले के नाम भी थोड़ी देर बाद आ गए और मुझे साथ लेकर चले गए। मैं तो तकरीबन घंटा बाद ही खिसक कर घर आ गया था, क्योंकि ऐसी लग़वियात में इससे ज्यादा हिस्सा मैं नहीं ले सकता था। अपने कमरे में जाकर लेट गया और हवाई अड्डे के उस खास हिस्से से मुतालिक सोचने लगा जो अभी मेरी नजरों से पोशीदा था। वहां पहुंचने का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैंने पूनम की मोहब्बत को अपने फराइज के दरमियान दीवार बनने नहीं दिया। काम बड़ी अच्छी रफ्तार के साथ महफूज तरीके से अंजाम पा रहा था और मैं अपने वतन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस के बिछाए जाल को तोड़कर अहम मालूमात हासिल करता रहा था। ये इतलात मेरे वतन बड़ी हिफाजत और उजलत के साथ पहुंच रही थी। दिवाली की रात किसी को सोना किस्मत से ही नसीब होता है, क्योंकि सारी रात पटाखों की आवाज जान को आई रहती है। लेकिन मेरी आंख सुबह जल ही खुल गई। चारों तरफ शोर बरपा था। इर्द गिर्द के वो मंदिर और गुरुद्वारे जहां सिवाय पुजारी के और कोई घुसने का नाम भी नहीं लेता था, वहां से भी कानों के पर्दे फाड़ देने वाली भजनों की आवाजें आ रही थी। शहर के लोग सारी रात जागते रहे थे और आतिशबाजी भी मुसलसल हो रही थी। दिवाली मुबारक। सुबह पूनम ने प्रकाश का और मेरा कंबल उठाकर एक कोने में फेंकते हुए कहा। दिवाली आई भी और गुजर भी गई। पूनम की कोई बात मेरे लिए और मेरी कोई बात बज़ाहिर उसके लिए पराई नहीं थी। हम दोनों ने एक दूसरे को उसी असना में अच्छी तरह जान और पहचान लिया था। इकट्ठे जीने मरने के पैमान बांध लिए थे। मुझे उसके कॉलेज और दौरान तालीम फारिग क्लासेस का पूरा इल्म हो चुका था। पूनम ने मुझसे वादा लिया था कि मैं लुधियाना में उसे रोजाना मिला करूंगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश कि खबरों और मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो बआसानी मिल सके। अभी हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।